हाँ दोस्तों, वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं सुनीत सिंह का लास्ट पार्ट। तो यहाँ दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर्स भी उल्टी दुनिया में 11 के पीछे चले गए हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर के है वो एक गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ दिया। कहती है कि दरवाज़ा कैसे खुला, पर उसे कुछ शक पड़ जाता है कि दरवाज़ा कैसे खुला, और उसके पीछे जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि वो लोग उल्टी दुनिया में आ गए हैं और 11 हॉप के साथ लैब में आती है, जिसके साथ काली भी होती है। और विल जो माइक होता है वो उसे हौसला दे रहा होता है, उससे हक करता है। वो कहता है कि हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम एक अच्छी जगह पे जाके रहेंगे। और यहाँ दिखाते हैं कि 11 जो है वो उस लैब में आ गई है जहाँ उसका बचपन गुजरा था। उस जगह को देख के उसे बहुत ही बुरे बुरे विजन आना शुरू हो जाते हैं, और यही सब कुछ सोल्जर्स भी देख रहे होते हैं। इधर हमें हॉली दिखाई जाती है जो कि बेहोश है, और सब बच्चे बेहोश होते हैं और सबकी तबीयत ठीक नहीं होती। उनके मुँह के साथ कुछ वेंस लगी होती हैं जिससे वेकनास को पावर मिल रही होती है। और यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉकिन 4 हिस्सों में बटा हुआ दिखाया जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर क्लार्क और एरिका बात कर रहे होते हैं, और एरिका कहती है कि आपको कैसा लग रहा है दुनिया को बचा के। तो कहते हैं कि मुझे सच में बहुत अजीब और अच्छा भी लग रहा है कि हमने फाइनली दुनिया को बचा लिया। अभी वो यही सब बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहीं से किसी ने सिग्नल ड्रॉप किए थे और किसी ने हैक करके दरवाजे खोल दिए थे। और डॉक्टर के को वहाँ पे रेडियो स्टेशन की गाड़ी भी मिल जाती है, और इसलिए वो वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि रॉबिन की फ्रेंड रॉबिन से बात कर रही होती है, कहती है कि लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, क्या ये तुम लोग कर रहे हो। तो कहती है हाँ भैया हम ही कर रहे हैं, तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि रेडियो टावर के पास पहुँच चुके होते हैं, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा होता है, और वहाँ 500,000 से भी ज़्यादा वाट की बिजली होती है। और कुछ सोल्जर्स भी उन्हें ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। इधर दोबारा लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरे जो होता है वो पेट्रोल डाल के लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, और अपनी ही बचपन के कुछ फ्लैशबैक 11 को आ रहे होते हैं जब वो छोटी होती है। और डॉक्टर ब्रेनर उसे इसी लैब में लाते हैं, और यहीं पानी में इसी टैंक में डाल के उसको हेनरी को ढूंढने के लिए दूसरी दुनिया में भेजते हैं। उसे कुछ अच्छे और कुछ बुरे विजन आ रहे होते हैं। उसने अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी थी। यहाँ दिखाते हैं कि मुरे ने काम कर दिया होता है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और 11 उसके अंदर जाने के लिए तैयार होती है। हाँ, उसे बताता है कि मैं 2 बार बजाऊँगा तो इसका मतलब है कि दुनिया नीचे आ रही है, और उसे ये भी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 कहती है कि पहले आप मुझसे वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक हालात बुरे से बुरे हो जाए, आप मुझे पानी से नहीं निकालेंगे, इसलिए तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि मेरी जान को ख़तरा है। और वो कहता है मैं वादा नहीं करता। तो फिर 11 ज़बरदस्ती उनसे वादा लेके पानी में चली जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो हॉप उसे बंद कर देते हैं, और वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं ताकि उसकी हिफाजत कर सकें। वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, उनको वो हाथ हिलाते हैं। यहाँ सीन दोबारा उस टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक और विल ऊपर आते हैं। माइक उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी झमेलों में फंसा था, हालांकि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। विल कहता है नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो खुद भी नहीं पता था अपने बारे में, मुझे तो खुद बहुत लेट पता चला, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन माइक कहता है लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए था, और हमसे हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, और हम अपनी हर बात शेयर करेंगे। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो वापस ऊपर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ सीन दोबारा मैक्स की तरह दिखाया जाता है, यानी कि सीधी दुनिया का। और एकदम मैक्स देखती है कि उसके हाथ चल रहे हैं, और वो खड़ी भी हो सकती है, और वो इस बात पे हैरान हो जाती है। और वो चलते चलते रेडियो स्टेशन से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा पानी है, जिसके ऊपर चल के वो अंदर जा रही है। रॉबिन की फ्रेंड जो उसकी हिफाजत कर रही थी, जो कि एक नर्स होती है, वो अपने लिए कुछ खाने को लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो उसको मैक्स वहाँ पे अलग ही हालत में मिलती है। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही होती हैं, जैसे कि वो बेहोश है या फिर वापस से कोमा में चली गई। यहाँ दिखाते हैं कि काली और 11 उसे मिलते हैं, और काली कहती है क्या तुम डर तो नहीं गई थी। यहाँ सीन टावर का दिखाया जाता है, यानी उल्टी दुनिया का, जहाँ पे स्टीव और जॉनथन टावर पे चल रहे होते हैं, और बच्चे तकरीबन टावर पे आ ही चुके होते हैं। और वो लोग माइक और विल का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी गॉसिप्स के चक्करों में काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। और वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, अभी तक तो दुनिया नीचे नहीं आई होती है, और लेकिन फिर उन्हें नज़र आता है कि हल्की फुल्की दुनिया नीचे आ रही है। और जो मोरे होता है वो छत पे खड़ा, लैब की छत पे खड़ा यही देख रहा होता है, और वो हॉप को ये बात बताता है, और हॉप 11 को सिग्नल देता है 2 बार टैंक को बचा के। यानी यहाँ वेक्ना की बॉडी दिखती है, यानी कि वो अभी होश में नहीं होता, और वो फिर उसे लेके वेक्ना के दिमाग में आ जाते हैं। और मैक्स जो कि इन मेमोरी से काफ़ी डरी हुई थी, उसे 2 साल यहाँ गुजारे थे और बहुत ही मुश्किल से गुजारे थे। इधर दिखाते हैं कि वो बेहोश होती है, और वहाँ बाहर दिखाते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले वहाँ पे आ चुके होते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। ये सब रॉबिन की फ्रेंड देख रही होती है, और उन्हें बचाने के लिए एक अपने खुफिया अड्डे पे ले जाती है, यानी कि जो कि बुक रैक के पीछे होता है, तो वो उसके पीछे उन्हें छुपा देती है। और अभी तक तो मैक्स बेहोश ही होती है। इधर सीन दिखाते हैं कि लूकस देखता है कि टावर उल्टी दुनिया के बीच में नहीं जाएगा, दरारें दूसरी तरफ होती हैं, और वो यही बात
हॉप को बताते हैं और इधर दिखाते हैं कि काली और 11 मैक्स पे गुस्सा कर रही होती हैं। कहते हैं कि हमें जल्दी से बच्चों को बचाना है, वो सबकी जान खतरे में है। और यहाँ दिखाते हैं कि टावर आके उनसे टकरा ही गया होता है और सब कुछ बिखर रहा होता है। डिस्टेंस बिल्कुल काफ़ी देर से शोर किया जा रहा होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ देखते हैं कि टावर का एंटीना टूटने की वजह से स्टीव वहाँ से नीचे गिरने ही वाला होता है और वो तकरीबन गिर ही जाता है। इधर दिखाते हैं कि स्टीव ने एकदम से कॉर्नर को पकड़ लिया होता है और उसका हाथ छूटने ही वाला होता है, लेकिन उसका हाथ जॉनथन पकड़ लेता है और उसे नहीं गिरने देता और खींच के उसे ऊपर चढ़ा लेता है। और उल्टी दुनिया भी आते आते रुक जाती है। इसका मतलब 11 वहाँ पहुँच गई है। इधर सीन दिखाते हैं कि मैक्स हॉली से मिलती है। अब वो फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर वेक्ना ने बच्चों को रखा होता है, यानी कि उसकी मेमोरी में। इधर सीन होता है कि नैन्सी दूसरे डायमेंशन में आ गई होती है और आस्ता आस्ता डस्टिन, स्टीव, लुकस, जॉनथन सभी वहाँ पे आ रहे होते हैं। सब आके उस दुनिया को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब होती है। हर तरफ आग लगी होती है। यहाँ दिखाते हैं कि 11 वेक्ना को दिखा देती है और बच्चों को गायब कर देती है। और वो जो गुस्से में होता है वो कहता है बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, लेकिन बच्चे उसे नहीं दिख रहे होते हैं। और बच्चे जो कि मैक्स से डर रहे होते हैं, जो उसे भूत समझ रहे होते हैं, लेकिन काली अपनी पावर से बच्चों को वहाँ से गायब कर देती है। लेकिन असल में बच्चे वहीं पे होते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। असल में बच्चे यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि वेक्ना बुरा है, उन्हें मैक्स ही बुरी लग रही थी, इसलिए वो एक प्रूफ दे रही होती है। और देखती है कि देखते ही देखते वेक्ना की बाजू एक मॉन्स्टर की बाजू में बदल जाती है और फिर उनके फ्रेंड ने कहती है कि यही मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो। और इतनी देर में वेक्ना 11 के दिमाग में जाके देख लेता है कि उसे काली मिल चुकी है और उसे गिरा के बेहोश कर देता है और फिर बच्चों के पीछे भागता है। लेकिन उतनी देर में बच्चे वहाँ से भाग चुके होते हैं, इल्यूजन ख़त्म हो चुका होता है। काली उसे मारने के लिए चाकू लेके यहाँ आती है, लेकिन एकदम वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ से दोबारा दूसरे डायमेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी और बाकी सब बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। विल और माइक एक साथ होते हैं। माइक विल को कहता है कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। कहता है हो सकता है कि वेक्ना को मार दिया हो 11 ने। यहाँ पे स्टीव और जोनाथन भी बात कर रहे होते हैं और स्टीव जो है वो जोनाथन को शुक्रिया करता है, कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो जोनाथन कहता है तुमने भी मेरी नैन्सी की एक बार जान बचाई थी जहाँ हम वहाँ फंसे हुए थे, तो तुम समझो हाँ हिसाब बराबर हो गया है। और जोनाथन कहता है मैं तुमसे हमेशा लड़ता था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि नैन्सी और तुम्हारा शायद कोई अफेयर है या शायद वो तुम्हें दोबारा से लाइक करना शुरू होगी क्योंकि मुझसे बहुत दूर था। तो स्टीव कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हें जलाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। इतनी देर में नैन्सी कहती है कि तुम लोगों की बातें खत्म हुई और फिर वहाँ पर विल कहता है कि ये वही जगह है जहाँ मैंने बच्चों को देखा था, यहाँ सब बच्चे बंधे हुए हैं। इधर कहते हैं कि बच्चे भाग रहे होते हैं, बच्चों के साथ ही मैक्स होती है और इतनी देर में वहाँ पे काली और 11 भी आ जाती है। वो कहते हैं कि वेक्ना यहाँ पे नहीं है, वो एकदम वहाँ से भाग गया। तो कहते हैं वो रियल वर्ल्ड में गया होगा। यहाँ सीन दोबारा लैब का दिखाया जाता है जहाँ पे टैंक के अंदर 11 होती है और बाहर हॉबेट हाउस का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उसे एकदम एक कुछ कैन्स वहाँ पड़े नज़र आते हैं। वो कैन किसी और के नहीं बल्कि उसी फ्यूल के होते हैं जिसकी वजह से उसकी बेटी मरी होती है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में कैंसर आ गया होता है। और फिर उसे काली और 11 की बातें नज़र आती हैं जिसमें 11 को काली समझा रही होती है कि हमें भी दूसरी दुनिया ख़त्म करने के बाद ख़ुद भी ख़त्म करना है खुद को। अगर हम खुद को ख़त्म नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे उसे वेक्ना की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। तो हॉप को यही लगता है कि ये सब वेक्ना कर रहा है, असल में ये सच कुछ भी नहीं है, और वो उसे गालियाँ देना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बेशक तुम मुझे गालियाँ दो, लेकिन हकीकत यही है कि ख़ुद को मारना चाहती है। मैं उसके दिमाग में गया हूँ, मैंने उसके दिमाग में जाके देखा है। और फिर वो कुछ फायर्स करता है और वो फायर टैंकर को भी लग जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि 11 के अंदर से खून आना शुरू हो गया है और उसके बाद वो टैंकर को तोड़ देते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि 11 वहाँ से ख़त्म हो गई और मैक्स भी वहाँ हो जाती है, बच्चे वहाँ अकेले हो जाते हैं। जैसे ही 11 टैंकर से बाहर आती है उसकी बॉडी पे कोई बुलेट का निशान नहीं होता है। इधर दिखाते हैं डॉक्टर के जो कि रेडियो स्टेशन में ही थी, उनको मैक्स मिल जाती है क्योंकि जैसे ही वो वापस अपनी दुनिया में आती है वो हॉली को चीख के बुलाती है। इधर दिखाते हैं बच्चे सब अकेले होते हैं और वो भाग रहे होते हैं उस केव की तरफ। एवन हॉप पे गुस्सा करती है कि आपने मुझे वहाँ से क्यों लगा, तो हॉप उन्हें सारी बात समझाता है। और काली कहती है कि इनकी कोई कसूर नहीं है, वो ऐसे ही करता है, वो हमेशा इल्यूजन पैदा करता है। हॉप कहता है तुम तो जंग जीतने से पहले ही हार रही हो, तुमने तो डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मरना ही है, बेशक वो मर जाए या ना मर जाए। अगर तुम्हें यही करना है तो तुम्हें इसका सबका क्या फ़ायदा है, तुम्हें अगर यही सब करना है तो तुम्हारी जंग का क्या फ़ायदा है, ऐसी जंग का जिसमें तुमने हारना ही हारना है। अभी वो यही सब बात कर रहे होते हैं कि उल्टी दुनिया में मिलिट्री वाले जो कि उनके पीछे ही निकले थे वो वहाँ पहुँच चुके होते हैं। इधर बच्चे केव तक पहुँच चुके होते हैं, हॉली सब बच्चों को अंदर कर रही होती है, लेकिन एंड में उसे नज़र आता है कि डेरिक तो वहाँ है ही नहीं, तो वो वापस पीछे जाती है और डेरिक को खींच के लाती है। और डेरिक जैसे ही वहाँ पहुँचने लगा होता है में मैकना वहाँ जाता है और डेरिक का पाँव पकड़ लेता है, लेकिन डेरिक खींच के हॉली को अंदर ले जाता है और हॉली को यकीन होता है कि वो अंदर नहीं आएगा। और बच्चों को कहती है कि कुछ भी हो जाए वो अंदर नहीं आएगा। यहाँ दिखाते हैं कि सब लोग उल्टे दूसरे डायमेंशन में उस जगह पे जा रहे होते हैं। तो माइक कहता है कि मुझे भी गन दे दो, तुम्हारा मैं भाई हूँ, मुझे भी तो ज़रूरत है इस गन की। वो एक गन देती है तो वो खुश हो जाता है और उसके पीछे से लूकास आके कहता है कि ये सिर्फ
फायर गन है, सिर्फ आग लगाने के काम आती है। इधर दिखाते हैं कि विल को कुछ विजन आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अब वेक्ना से कनेक्ट कर रहा है, उसके माइंड से जुड़ रहा है। उसको नज़र आता है कि वेक्ना केव में घुस रहा है। यहाँ दिखाते हैं वेक्ना कैसे ही केव में घुस रहा है, उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे होना शुरू हो जाता है जैसे कि वो एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है, वो यहाँ वहाँ गिरना शुरू हो जाता है। हॉली ये सब देख जाती है कि वो केव के अंदर घुसा है, तो वो बच्चों को वहाँ से भगा जाती है और वो कहीं और नहीं बल्कि हेनरी की दूसरी मेमोरी में लेके जाती है। माइक विल से पूछता है तो उसे बताते हैं कि वेक्ना वहाँ घुस चुका है और बच्चों के पीछे भाग रहा है। और वो ये बात रॉबिन को और सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। विल कहता है तुम लोग जाओ। यहाँ दिखाते हैं कि सोल्जर्स वहाँ अंदर आ चुके होते हैं। उनके पास साउंड स्टोन भी होता है जिससे काली और 11 की पावर्स काम नहीं करी होती हैं और दोनों ही सर पकड़ के वहाँ बैठ जाती हैं। बॉब अपनी बेटी यानी कि 11 को तो उठा के ले जाता है, लेकिन काली अभी वहीं पे होती है और मुरे ऊपर होता है। उसे समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे, और काली को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। इधर सीन दोबारा हेनरी की मेमोरीज़ का दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉली बच्चों को उस मेमोरीज़ में ले आई होती है, वहाँ से निकाल रही होती है। सोल्जर्स हॉप को और काली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं वो लड़की कहाँ है। डॉक्टर के को वही लड़की चाहिए और कोई नहीं चाहिए। यहाँ दिखाते हैं कि मोरे के पास बम्स होते हैं, वही बम जो उसने उल्टी दुनिया को उड़ाने के लिए रखे होते हैं। उनमें कुछ बम होते हैं जो वो बनाता है, जल्दी जल्दी उन्हें कनेक्ट करता है और वो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसके अंदर सायरन स्टोन होता है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है जिससे सायरन स्टोन बंद हो जाता है और 11 की पावर्स एकदम वापस आ जाती हैं और वो अपनी सारी पावर से सब सोल्जर्स को चित कर देती है। और एक सोल्जर को जिसने उसे बहुत ही तंग कर रखा था, उसकी ही गन से उससे शूट कर देती है। वो खुद को ही गोली मार देता है और लेकिन काली जिसको कांच और गोली शायद लग चुकी होती है, वो बिल्कुल मरने लगी होती है और वो रोई जा रही होती है। हॉप जाके उसके लिए पट्टी लाता है, लेकिन उससे पहले ही शायद उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। इसका हमें खुलासा तो बाद में ही मिलेगा। दूसरे डायमेंशन में दिखाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर उनके पीछे भाग रहा होता है, जो जिसके अंदर बच्चे कैद होते हैं। इसी के ज़रिए वेक्ना को सारी पावर्स मिलती हैं। अब दिखाते हैं कि वेक्ना उस मेमोरी के अंदर आ चुका होता है, लेकिन उसे अपना ही आप नज़र आता है। उस मेमोरी के अंदर वो अपना बचपन देखता है, जैसे कैसे उसे गोली लगी थी और किस तरह वो बना था, और ये सब कुछ विल भी देख रहा होता है। उसे समझ आ जाती है कि वेक्ना क्यों इतना बुरा बन गया, असल में उसकी पावर्स थी ही नहीं। यहाँ पे हॉप 11 को समझा रहा होता है कि तुमने कितना ख़राब बचपन गुजारा, ना तुम बाहर जा सकती ना तुम आज़ाद थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें एक अच्छा ज़िंदगी दूँ, जगह ताकि तुम शादी करो, तुम्हारी एक बेटी हो और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। 11 कहती है इसका एंड मुझे खुद करने दें, आप इसका एंड नहीं कर सकते, आप भी ये बात जानते हैं। आगे सीन दोबारा हेनरी का दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ होता है और वो अपने ही बचपन को देख रहा होता है, कैसे वो एक शख्स को पत्थर से मार देता है। उसके बाद वो एक सूटकेस खोलता है और सूटकेस के अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि दूसरे डायमेंशन के होते हैं, और जैसे वो उसे टच करता है उसकी बाउंड में से उसके पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं और कोई चीज़ उसे कहती है कि मुझे ढूंढो, और इसके बाद उसके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं। हालांकि वो डॉक्टर जिसे उसने मारा होता है वो कुछ होश में आता है और वो कहता है कि इसको खुद पे हावी मत होने देना, लेकिन एकदम ही छोटे हैंडल में इतनी पावर्स आ जाती हैं कि वो अपने हाथ से उसे मार देता है। और यहाँ पे वेक्ना बैठा ये सब देख रहा होता है और वो रो भी रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मुसलसल रोए जा रहा होता है। ये आंसू सच्चे लग रहे होते हैं और ये सब कुछ विल भी देख रहा होता है। विल उससे कहता है तुम भी बच्चे थे, हमारी तरह बच्चे थे, तुम्हें भी किसी इसने कंट्रोल कर लिया। वेक्ना कहता है नहीं, इसने मुझे कंट्रोल कर नहीं किया, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसने मुझे सच्ची दुनिया दिखाई जो कि हकीकत है, असल में यही तो हकीकत है, और मैं दोनों दुनिया को एक कर दूंगा ताकि ये कमज़ोर तुम लोगों की कमज़ोर दुनिया ख़त्म हो जाए और सिर्फ हमारी दुनिया रह जाए। उसने मुझे काबू नहीं किया, मैंने उसे खुद को काबू करने दिया था, क्योंकि मैं यही चाहता था। फिर उसे बहुत समझाता है कि हमारा साथ दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो विशाल सी मकड़ी जो कि एक बड़ा स्पाइडर होता है जिसके अंदर बच्चे कैद होते हैं, जो देखने में पहले तो एक फूल ही लग रहा होता है, एक फूलों का ढांचा टाइप, लेकिन अब वो मकड़ी उठ के चलना शुरू हो जाती है और वो सब पे हमला करती है, डस्टिन पे और नैन्सी पे, और सबको अपने पंजों से मारना चाहती है, अपना डंक मारना चाहती है। और सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। इतनी देर में 11 वहाँ पहुँच जाती है, यानी कि अब वो भी इस दूसरे डायमेंशन में आ चुकी होती है और उसे मारने की कोशिश करती है और उसे अपनी पावर से रोक रही होती है, क्योंकि अब उसके अंदर काफ़ी पावर्स होती हैं, इसलिए उसे रोक पा रही होती है, लेकिन उसे उसके लिए उसके अंदर जाना पड़ता है और वो फिर उसके अंदर जाती है और वेक्ना को वहाँ से निकाल देती है। जैसे वो वेक्ना को वहाँ से निकालती है तो स्पाइडर थोड़ा पागल हो जाता है, लेकिन वो अभी इन पे हमला कर रहा होता है और यहाँ सब डिसाइड करते हैं कि उस पर एक साथ हमला करेंगे ताकि 11 की कुछ हेल्प हो सके। इसलिए नैन्सी आगे बढ़ती है और उसको फटकाती है, उसको 2-3 फायर करती है और वो नैन्सी के पीछे भागना शुरू हो जाता है, वो जो बड़ा स्पाइडर होता है, और नैन्सी उसे लेके एक चट्टान के पास आती है। चट्टान के ऊपर ही बाकी सब होते हैं और उस पर फायर करते हैं। यहाँ दिखाते हैं 11 भी वेक्ना से लड़ रही होती है और वेक्ना भी उससे लड़ रहा होता है, क्योंकि वेक्ना के पास भी अब बहुत ही पावर होती है, उसके पास 12 के 12 बचे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 11 को मारने ही लगा होता है कि विल अपनी पावर से उसे ये करने से रोक लेता है। इस बात पे वेक्ना को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर से
उठ के 11 को मारने की कोशिश करता है। वो उसका सांस बिल्कुल बंद करने ही लगा होता है, लेकिन 11 एक बार फिर आगे बढ़ के उसे पकड़ लेती है और उसे उसी के रिब बोन में मारने की कोशिश करती है। और ये सब कुछ 11 भी विल भी देख रहा होता है और उसे रोक लेता है। इधर नैन्सी का प्लान कामयाब हो जाता है और मकड़ी इस तरफ आ गई होती है, लेकिन वो इस पर ही हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन वो लोग उसके ऊपर कुछ एसिड्स फेंकते हैं और उसे आग लगा देते हैं और मकड़ी यहाँ वहाँ गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि उनका प्लान कामयाब हो गया है। और इसी तरह 11 भी वेक्ना को मार देती है। उसके बाद नैन्सी अंदर आ जाती है, यानी अब वो भी एक मकड़ी के अंदर है और वो हॉली को वहाँ से निकालती है। और इस तरह बाकी सब भी अंदर आते हैं और वो बाकी सब बच्चों को भी वहाँ से निकालते हैं। बच्चों के मुंह के अंदर से कुछ धुआं निकलता है, यानी कि वही पार्टिकल जिन्होंने उसको वेक्ना के साथ जोड़ा हुआ था, अब वो वेक्ना के शाप से आलाद होता है। यहाँ दिखाते हैं कि वेक्ना के सीने में भी एक खंजर सा लगा होता है, यानी कि वही रिब बोन्स, यानी कि मकड़ी की ही रिब बोन्स। स्टीव डैरी को निकालता है और डैरी जो कि बहुत ही डरा होता है वो स्टीव को गले लगा लेता है, उसका बहुत ही शुक्रिया करता है। और यहाँ दिखाते हैं कि सारे बच्चों को निकालते हैं। इतनी देर में वेक्ना की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो ठीक अभी भी मरा नहीं होता, यानी वो अभी भी जिंदा होता है। इतना कुछ करने के बाद भी वो 11 को ही देख रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जॉयस आ जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है। उसे सारी बातें याद आ रही थी, इसकी वजह से कौन कौन मरा। वो कुल्हाड़ी लेके उसके गर्दन पे वार करती है और जब तक वो मरता नहीं करती जाती है। और इस तरह दिखाते हैं वो मर जाता है और सबको वो सब याद आ रहा है जो जो उन्होंने खोया, यानी कि उनके दोस्त, उनके अपने, उनके वालदैन और बहुत कुछ। यहाँ दिखाते हैं हॉप इंतज़ार कर रहा होता है और डस्टिन उसे बताता है कि वो बिना नाक वाला मर गया और सारे बच्चे सेव हैं। अब हॉप को सुकून की सांस आती है कि 11 सेव है। और अब वो लोग वहाँ पे बॉम्ब सेट करते हैं और गाना बजा देते हैं। जैसे ही गाना कंप्लीट होगा और बैलरीना का डांस ख़त्म होगा, वो बॉम्ब फट जाएगा, एक्सॉटिक मैटर ख़त्म हो जाएगा और बॉम्ब गिर जाएगा और दूसरी दोनों दुनिया के रास्ते अलग हो जाएंगे। यहाँ दिखाते हैं जैसे वो अपनी दुनिया में आते हैं, डॉक्टर की उन्हें पकड़ लेती है और वो 11 को ढूंढ रही होती है, लेकिन असल में 11 वहाँ दिखती ही नहीं है। और फिर उन्हें नजर आता है 11 तो दूसरी दुनिया के गेट पे खड़ी है और बाकी सब बच्चे डर जाते हैं। और एकदम 11 माइक को अपने दिमाग में ले जाती है और उससे कुछ बातें करती है। उसको सब कुछ नहीं करने की मैंने क्यों किया, मेरा ये करना ज़रूरी था। और उसे किस करती है, उसे अलग ही बोलती है और फिर उसे रोक लेती है और फिर एकदम ही वो गाना ख़त्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे शील्ड ब्रेक हो जाती है। लेकिन 11 अब भी उसी दरवाजे पे खड़ी होती है और उसे बिल्कुल मूव नहीं करती है। सब उसे रोक रहे होते हैं, आवाज़ें दे रहे होते हैं, डस्टिन भी सब रो रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो गाना ख़त्म हो गया है और एक सुपर शील्ड लेयर निकली है। ये वही होती है जब नैन्सी ने गोली चलाई थी तो निकली थी। और वर्म होल तबाह हो जाता है और सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच रहा होता है। हर चीज़ उड़ रही होती है, उल्टी दुनिया ख़त्म हो रही होती है और 11 वहीं खड़ी होती है। वो अब भी वहाँ से नहीं हिल रही होती है। ये सब कुछ डॉक्टर के भी देख रही होती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो जाता और देखते देखते सब कुछ ख़त्म हो जाता है और एक बड़े धमाके के साथ फिर वहाँ देखते हैं सब, तो वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे पहले उल्टी दुनिया का एक रास्ता था वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक दीवार होती है जो कि टूटी हुई होती है और सबको समझ आ जाता है कि उन्होंने 11 को खो दिया है। सभी रो रहे होते हैं, विल, माइक, लूकस, सभी। और यहाँ दिखाते हैं कि 18 महीने गुजर गए, यानी कि एक 1.5 साल गुजर गया होता है। हॉक उनको दोबारा से सेट किया जा रहा होता है। जो लोग मरे होते हैं उनके लिए एक बोर्ड भी लगाया गया था जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था। यहाँ दिखाते हैं कि रॉबिन फिर से रेडियो में आती है। असल में अब रॉबिन ने हॉकिंस छोड़ दिया होता है, इसलिए वो काफ़ी अर्से बाद आई होती है और कहती है कि अब पहले वाला हॉकिंस नहीं रहा। यहाँ दिखाते हैं कि डेरिक एक फ़ुटबॉल टीम में और उसका कोच कोई और नहीं बल्कि स्टीवी होता है। यहाँ पे मैक्स दिखाते हैं जिसके हाथ पाँव ठीक हो चुके हैं। लूकस उससे मिलने आता है क्योंकि आज वो लोग सब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं और वो कहते हैं अपने हाथ पाँव फिर मत तुड़वाना, मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। यहाँ डस्टिन दिखाते हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुका होता है और दूसरे शहर जा रहा था। उसकी मॉम जिनके पास वो एक वही होता है, यानी कि उसके फादर तो होते नहीं, वो बहुत सैड होती हैं। यहाँ जॉनथन दिखाते हैं जिसने अपना कैमरा उठाया था, जिसे हमेशा ही फोटोग्राफी का बहुत ही शौक होता है। वो विल, जॉयस और होप की तस्वीरें बना रहा होता है। होप ने वापस वही यूनिफॉर्म पहना होता है, यानी कि अब वो वापस से चीफ हैं। इधर दिखाते हैं कि माइक जो कि बहुत ही सैड होता है उसी जगह बैठा होता है जहाँ से 11 गई थी और हॉप को पता होता है वो कहाँ है। उसकी मॉम बहुत ही परेशान होती है, इसलिए वो उनके पास आके बैठता है, कहता है कि तुम्हारे वक्त ये मत सोचा करो। माइक कहता है मुझे लगता है सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मुझे सही से समझाता कि हम कहीं जा सकते हैं, हम सब बदल सकते हैं, तो हो सकता है वो मेरी बात मान लेती, लेकिन मुझे नहीं समझा पाया। मुझे लगता है मैं गलत हूँ। हॉप कहता है मुझे भी कभी कभी यही लगता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि कहता है वो जहाँ भी होगी वो तुम इस हालत में देखी खुश नहीं होगी। और माइक को ये बात समझ आ जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि हॉकिंस हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सबको ग्रेजुएट किया जाता होता है और विल माइक भी वहाँ आ जाता है। उसकी मॉम उसे देख के बहुत ही खुश होती है क्योंकि उन्होंने भी ऑफकोर्स एक 1.5 साल पहले बहुत ही कुछ फेस किया होता है। यहाँ दिखाते हैं कि डस्टिन को बुलाया जाता है क्योंकि सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट तो डस्टिन ही होता है। फिर वहाँ स्टेज पे जाता है और उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं। वो स्कूल की बहुत ही इंसल्ट करता है, कहते हैं ये तो बहुत ही बेकार स्कूल है, लोगों को पाबंदियों में बांधते हैं, हर किसी को अलग अलग कर देते हैं, एक साथ नहीं रखते। उसके बाद वो वहाँ से निकल के आ जाता है। माइक वहीं होता है, उससे कुछ ख्याल आ रहे होते हैं
और उन्हीं के बारे में वो सोच रहा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि कुछ लड़कियाँ डस्टिन के पास आती हैं, उससे कहती हैं हमारे साथ पार्टी पे चलो, आज शाम को हमारे घर पार्टी है। लेकिन माइक उन्हें मना कर देता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि स्टीव, जॉनथन, नैन्सी और रॉबिन वो लोग वहाँ बैठे होते हैं। और स्टीव कहता है कि तुम लोगों को हॉकिंस याद नहीं आता। इसका मतलब है वो तीनों ही हॉकिंस में नहीं होते, बस स्टीव ही है जो हॉकिंस में होता है। कहते हैं हमें सच में वो याद नहीं आता है। रॉबिन भी किसी और शहर में शिफ्ट हो गई है, नैन्सी भी कहीं और शिफ्ट हो गई है और जॉनथन भी कहीं और शिफ्ट हो गया है, बल्कि वो तो अपनी एक मूवी भी बना रहा है। और लोग यही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे शायद। तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग हर महीने में एक बार ज़रूर मिलेंगे एक किसी जगह पे। और फिर वो रॉबिन के अंकल का घर डिसाइड करते हैं और वो अब वहीं पे मिला करेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, वो अपनी दोस्ती को भी टूटने नहीं देंगे। वो शायद ये इस एपिसोड का बेस्ट सीन था। आगे सीन जॉयस और हॉप की तरफ जाता है। हॉप जॉयस को एक रिंग देता है, उसे प्रपोज करता है, उससे कहता है हमें भी अब हॉकिंस से चला जाना चाहिए। वैसे भी विल और जॉनथन तो यहाँ पे नहीं होते, तो हमें भी किसी शहर में शिफ्ट हो जाए। तो वो कहती है हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। फिर वो लोग एक शहर का डिसाइड करते हैं जहाँ पे हॉप को जॉब की ऑफ़र भी आई होती है और वो शादी के बाद वहीं रहेंगी। यहाँ दिखाते हैं कि वो डी दोबारा खेल रहे होते हैं। अब उनके साथ मैक्स भी होती है। और आखिर में दिखाते हैं कि गेम के बाद माइक जो कि स्टोरी टेलर है वो इन दोनों की बातें बताता है। वो कहता है कि माइक और लूकस खुश रहते हैं। डस्टिन एक शहर पे शिफ्ट हो गया जहाँ पे उसे पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और विल भी एक जगह पे चला गया जहाँ पे सब उसे कबूल करते हैं। तो विल कहता है कि स्टोरी टेलर का क्या, उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। कहते हैं कि नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक स्टोरी है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो शायद मुझे सच लगती है। वो बताता है कि वहाँ पे सायरन स्टोन थे, उसके बाद भी उसने अपना जादू कैसे किया वो मुझे दिखी। इसका मतलब है हो सकता है कि उसकी बहन ने ही जादू किया हो, क्योंकि वह सायरन स्टोन से दूर थी। और ये भी तो हो सकता है कि उसकी बहन ने एक ऐसा जादू किया हो जिसकी वजह से वहाँ से गायब हो गई और वो कहीं और चली गई। और एक आखिरी जादू जिसमें शायद उसने वो किया और उसके बाद सबको यही लगा कि वो वहाँ है, लेकिन आखिर में वहाँ पे वो थी नहीं, वो तो एक इल्यूजन था। कहती है फिर वो कहाँ होगी, तो कहती है कि वो वहीं होगी जहाँ वो चाहती थी, जहाँ पे झरने होंगे, जहाँ पे एक खूबसूरत गाँव होगा, जहाँ पे सुकून होगा। जो सुकून उसे कभी भी नहीं मिला वो उसे फाइनली मिल जाएगा और वहाँ खुशी खुशी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यही सच हो। तो मैक्स कहती है ये तो सिर्फ एक थ्योरी है ना, और सब रो रहे होते हैं क्योंकि वो सभी 11 को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। माइक कहता है हाँ ये सिर्फ एक थ्योरी ही है क्योंकि मैं हकीकत नहीं जानता, लेकिन हो सकता है ये थ्योरी सच ही हो। और फिर वो कहता है कि मैं इस थ्योरी को सच ही मानता हूँ। तो लूकस कहता है मैं भी, और डस्टिन कहता है मैं भी, और सभी वहाँ से फिर उठ जाते हैं। और माइक की माँ उन्हें आवाज़ देती है कि खाना लग गया, और उसके बाद वो वहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं। माइक सबसे एंड पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। वहीं से कुछ बच्चे नीचे आ जाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हॉली होती है। उनके साथ डेरिक होता है और उसके 2-3 फ्रेंड्स और भी होते हैं। और वो अब D&D खेल रहे होते हैं और माइक ये सब देख रहा होता है। उसे अपना आप ही बचपन नज़र आता है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ से ऊपर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहीं से होता है एंड। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का एंड हो गया। एक बहुत ही बड़ी सीरीज़ थी जो बहुत ही मज़ेदार रही है, लेकिन अब इसका एंड हो गया। और 11 के साथ उन्होंने खैर अच्छा तो नहीं किया। मैं तो चाहती थी इनकी शादी हो जाए, लेकिन खैर मेरे चाहने से कौन सा इनकी शादी हो जानी थी। तो फिर हम यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में हम बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।